हेलो एवरीवन। सीबीएसई 10th क्लास हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूरोप में नेशनलिज्म का राइज किस तरह से हुआ। अलग अलग कंट्रीज़ हैं यूरोप के अंदर, सब में लगभग उस टाइम पे राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म का राइज होता है। उसके क्या रीजन है और क्या उसके इफ़ेक्ट होते हैं उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये जो चैप्टर है यहाँ पर, इसमें ख़ास बात यहाँ पे क्या है, देखिए इसके हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द थीम ऑफ द चैप्टर, क्या थीम है इस चैप्टर की। उसके बाद अलग अलग कंट्रीज़ के एग्जाम्पल है यहाँ पर, जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में है, उसके बाद जर्मन और इटली और यूनाइटेड किंगडम में ब्रिटेन। तो इन 3-4 कंट्री के एग्जाम्पल दे रखे हैं नेशनलिज्म के लिए। इसके अलावा यहाँ पर कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोट्स एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और एनसीईआरटी क्वेश्चन ऑल वी डिस्कस इन दिस चैप्टर। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट नेशनलिज्म इन यूरोप। देखिए सबसे पहले है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बात यहाँ पे। तो फ्रांस में जब रेवोल्यूशन हुआ 1789 में, उस टाइम पे वहाँ जो सोशल डिवीज़न था, सोसाइटी का डिवीज़न कर रखा था, वो 3 अलग अलग पार्ट्स में या 3 क्लास में, 3 स्टेट में डिवीज़न कर रखा था। जैसे कि आपने 9th क्लास से पढ़ा होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। सोसाइटी डिवाइड थी फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट में। तो जो आम पब्लिक है, जो सिटीजन है 3rd क्लास के या 3rd स्टेज के, वो बड़े परेशान थे। उन्होंने ही, मिडिल क्लास के लोगों ने, यहाँ पे एजुकेटेड लोग थे वो, उन्होंने ही फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था। देखिए द फर्स्ट क्लियर इम्प्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। यूरोपियन कंट्री में सभी जगह लगभग वो नेशनलिज्म की स्टार्टिंग जो है होती है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही स्टार्ट होती है। ये आइडिया पहली बार फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौर में आया था। द फ्रेंच रेवोल्यूशन प्रोक्लेम दैट इट वाज द पीपल हु वुड henceforth कॉन्स्टिट्यूट द नेशन एंड शेप इट्स डेस्टिनी। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने ये वहाँ पे उस टाइम पे करके दिखाया था, बल्कि तो उनका मानना ये था, जो लीडर थे उस टाइम पे, कि जो पीपल हैं वही एक नेशन को बनाते हैं और उसकी जो डेस्टिनी है उस तक पहुंचाते हैं, इसको शेप देते हैं। ठीक है, यानी कंट्री की पहचान उसके पीपल से है, और पीपल ही अगर राष्ट्रवाद की फीलिंग लेके आए, अगर नेशनलिज्म की फीलिंग लेके आते हैं, तो एक कंट्री को बहुत आगे तक वो डेवलप कर सकते हैं और उसको आगे बढ़ा सकते हैं। द रेवोल्यूशनरी आइडियाज स्प्रेड इन यूरोप आफ्टर द आउटर रेवोल्यूशनरी वार एंड द रूल ऑफ नेपोलियन। यहाँ पे 2 कारण दे रखे हैं, 2 रीजन दे रखे हैं। एक तो यहाँ पर जब रेवोल्यूशन हुआ तो कुछ वार हुए थे, इनको बोलते हैं रेवोल्यूशनरी वार। दूसरा है नेपोलियन ने फ्रांस में रूल किया था, उसने यहाँ पे बहुत सारे जो आइडियाज़ दिए थे, अलग अलग लिबर्टी का, फ्रीडम का आइडिया दिया और नेशनलिज्म की भावना को, वहाँ पे फीलिंग्स को प्रमोट किया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस आइडिया से जो है हर जगह पूरे यूरोप में ये चीज़ें स्प्रेड हो गई, फैल गई। In early 19th century, Europe national unity was allied to the ideology of liberalism। अब देखिए एक तरफ तो यूरोप में नेशनल यूनिटी हो रही है और नेशनलिज्म की भावना, फीलिंग यहाँ पे स्प्रेड हो रही है। दूसरा है आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। लिबर क्या होता है? लिबर होता है फ्री, फ्रीडम, फ्री ऑफ इकोनॉमी, फ्री ऑफ सोशल डिवीजन। इस तरह की जो फीलिंग है, आइडियाज है, उसको बोलते हैं लिबरिज्म। लिबर यानी कि आज़ाद होना, फ्री होना। ठीक है, तो ये जो फीलिंग है अलग अलग, ये हर कंट्री में, डिफरेंट कंट्री में स्प्रेड हो रही है यूरोप के अंदर, और उसकी स्टार्टिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन से हुई थी। वहीं से आइडियाज आए थे फ्रीडम, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का। आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन 1815, नेपोलियन को हराया गया था वाटरलू के वार में 1815 में। यूरोपियन गवर्नमेंट वर ड्राइवन बाय ए स्पिरिट ऑफ कन्वर्सेशन विद lead to repression and draw people to oppose monarchical government।
इसके बाद क्या सिस्टम बनता है, देखिए यहाँ पर जो मोनार्ची सिस्टम है उसको, उसके खिलाफ या उसको जो है अपोज करना शुरू कर रहे थे लोग उस टाइम पे। स्टार्टिंग में यूरोपियन गवर्नमेंट जो है अलग अलग कंट्री की, उनकी फीलिंग यही थी कि जो है मोनार्ची गवर्नमेंट को ख़त्म किया जाए। ठीक है, आगे है जोसेफ मैजिनी एन इटालियन रिवोल्यूशनरी सेट अप यंग इटली। एक क्वेश्चन आता है यंग इटली का फाउंडर कौन था, किसने फाउंडेशन की थी इसकी। तो इटली में एक रेवोल्यूशनरी सेटअप था ये यंग इटली, तो इसको जो है जोसेफ मैजिनी ने फॉर्मेशन किया था इसका इटली के अंदर। इन मार्शियल्स फ्रांस, फ्रांस की जगह ही उसका नाम है। एंड यंग यूरोप इन बर्न, स्विट्जरलैंड में यंग यूरोप के नाम से और जब फ्रांस में यंग इटली के नाम से। ठीक है, ये सेटअप हुए थे दोनों जगह, इटली में, फ्रांस में और स्विट्जरलैंड के अंदर। मैजिनी was described as the most dangerous enemy of the Austrian order by Metternich। मेटरनिच जो है ऑस्ट्रिया, एक कंट्री है, ऑस्ट्रिया का चांसलर था। उसने वियना में एक कांग्रेस यानी एक मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग में मैजिनी के बारे में ये वर्ड कहे थे कि मैजिनी जो है सोशल ऑर्डर के लिए एक डेंजरस है, बहुत ही बड़ा शत्रु है, खतरनाक है, हमारा दुश्मन है। ठीक है, क्योंकि मैजिनी क्या कर रहा था, मैजिनी सोशल ऑर्डर को चेंज कर रहा था, वो बना रहा था कि पूरा जो है एक यूनिटी हो जाए इटली के अंदर। इसीलिए जो है उसके खिलाफ जो है कुछ यहाँ पर रूलर थे, जैसे कि ये चांसलर है मेटरनिच। ओके, तो ये क्या है, ये फीलिंग है। और यहाँ पर जो है रेवोल्यूशन के बाद जो आइडियाज़ हैं उनके बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर जो है मेन चीज़ वो ये है, द एज ऑफ रेवोल्यूशन, किस टाइम पे रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग होती है, उसके बाद लगातार होते रहते हैं। और एंड द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली, दो कंट्री है यूरोप में, जर्मनी और इटली, इन दोनों का यूनिफिकेशन भी होता है, इनमें यूनिटी बनती है, दोनों में अलग अलग जो है बड़ी बड़ी कंट्री ये डेवलप होंगी, यहाँ पे यूनिटी होगी इनके आपस में, अपने अपने स्टेट को इकट्ठा करके ये एक बड़ी कंट्री का फॉर्मेशन करेंगे, जर्मनी और इटली। इनमें किसका रोल था उसमें देख लेते हैं। द एज ऑफ रेवोल्यूशन में लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म बिकेम एसोसिएटेड विद रेवोल्यूशन इन मैनी रीजन इन यूरोप सच एज इटालियन एंड जर्मन स्टेट। जर्मनी में और इटली में लगभग यूरोप के अंदर क्या हुआ, लिबरलिज्म एक आइडिया है और एक है नेशनलिज्म, दोनों इकट्ठे होकर वहाँ पे एसोसिएट कर लिया इन्होंने, यानी कि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं यहाँ पे नेशनलिज्म के लिए। सच एज द इटालियन जर्मन स्टेट, द प्रोविंस ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, आयरलैंड एंड पोलैंड। उस टाइम पे एक था ऑटोमन एम्पायर था बहुत बड़ा यहाँ पर, ठीक है, इटली से लेके काफ़ी दूर तक था वो, टर्की वगैरह उसके अंदर था जब उस टाइम पे। तो ऑटोमन बहुत बड़ा एम्पायर था। तो वहाँ से कुछ जो स्टेट हैं उनको तोड़ करके जर्मन और इटली ने अपना अलग से बहुत बड़ी कंट्री फॉर्मेट की थी, यूनिफिकेशन किया था। द फर्स्ट अपहेवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830। सबसे पहले जो घटना घटी वो फ्रांस में हुई थी 1830 में। द ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इसके बाद जो है ग्रीक एक कंट्री है जहाँ पर अलेक्जेंडर हुआ करता, ग्रेट अलेक्जेंडर यूनान का था, जो ग्रीक कहते हैं। ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ग्रीक जो है ऑटोमन एम्पायर का एक पार्ट था, उससे अलग होने के लिए इन्होंने इंडिपेंडेंस का एक यहाँ पे रेवोल्यूशन या मूवमेंट स्टार्ट किया था, उसको बोलते हैं ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस वार अनदर इवेंट विच मोबिलाइज्ड नेशनलिज्म फीलिंग अमंग द एजुकेटेड एलाइट ऑफ यूरोप। यूरोप के जो पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग थे उनके बीच में नेशनलिज्म की फीलिंग जो है वो ग्रीक वार से भी स्प्रेड हुई, आगे बढ़ी। ठीक है, आगे है कल्चर प्लेड इम्पोर्टेंट रोल। इसके अलावा कुछ तो वार ने, कुछ लीडर्स ने और कुछ जो है वहाँ के जो कल्चर को मेंशन करने वाले राइटर थे, पोएम लिखने वाले थे, स्टोरी वाले थे, पेंटर थे, जो अलग अलग जो है अपने यहाँ पे आर्टिशन वगैरह थे, उन सब ने जो है अपने अपने स्किल के द्वारा भी जो है यहाँ पर कल्चर को प्रमोट किया, वन कल्चर वन लैंग्वेज वगैरह को प्रमोट करके नेशनलिज्म की फीलिंग को सपोर्ट किया था। कल्चर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन, आर्ट एंड पोएट्री, स्टोरीज, म्यूजिक helped express and shape national feeling. Romanticism was a cultural movement which sought to develop the particular form of nationalist sentiment.
एक यहाँ पे जो है थिएटर में ऐसे तरह के जो है अलग अलग थिएटर में ग्रुप थे जो शो किया करते और पोइट्री को बोला करते, स्टोरीज वगैरह को पढ़ा करते। रोमांटिज्म कहा जाता है ऐसे कल्चर को जो अपनी नेशनलिज्म या फिर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को प्रमोट करते हो, डेवलप करते हो। लैंग्वेज का भी रोल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनल सेंटिमेंट। जैसे देखो इसका एग्जांपल ले लो सिंपल सा, इंडिया में जब ब्रिटिश रूल के खिलाफ मूवमेंट चलाए गए थे तो उसमें क्या किया गया था, अपना ध्यान होगा, पढ़ा होगा कि ये जो इंडियन लैंग्वेज है, इंडियन कल्चर है, इंडियन उस टाइम पे जो ट्रेडिशन है या फिर इंडियन का उस टाइम पे ट्रेड है या इंडियन का कॉटन के ड्रेस है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, उन सबको प्रमोट किया गया था। ठीक है, तो वहीं ये सब है। तो अलग अलग मैगजीन में, न्यूज़पेपर में आर्टिस्ट के द्वारा जो है भारत माता की तस्वीर बनाई गई। ठीक है, तिरंगे झंडे को सम्मान दिया गया, अलग अलग जो है रिस्पेक्ट दी गई पुराने जो हमारे लीडर्स हैं उनके प्रति भी। तो वो क्या है कि एक फीलिंग क्रिएट करने के लिए जो है एक एनवायरनमेंट बनता है। जैसे इंडिया में बना था ब्रिटिश रूल के खिलाफ, ऐसे ही जो है यहाँ पर नेशनलिज्म बनता है अलग अलग कंट्री में। ठीक है, तो लैंग्वेज भी, कल्चर भी और कुछ लीडर्स भी इसमें प्रमोट करते हैं नेशनलिज्म की फीलिंग को। द 1830s सॉ द राइज ऑफ प्राइजेस। अब इस टाइम पे क्या हुआ देखिए, क्यों स्टार्टिंग होगी रेवोल्यूशन की, तो इसमें जो है 1830 के आसपास होता है राइज इन प्राइजेस। जो वहाँ पर फूड है, फूड ग्रेन है, ब्रेड वगैरह है, उनके राइज हो जाते हैं, प्राइस हाई हो जाएंगे और हार्वेस्ट जो है उनकी फसल जो है वो खराब हो जाती है, बैड हार्वेस्ट। पुअर्टी इन यूरोप में पुअर्टी हो जाती है हर जगह। बिसाइड द पुअर अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्ट्राइविंग पेजेंट, जो भूखे मर रहे हैं वहाँ पे बेरोजगार किसान हैं, और इवन एजुकेटेड मिडिल क्लास रिवोल्टेड। ये सभी लोग जो है एजुकेटेड मिडिल क्लास, पीजेंट यानी फार्मर, पुअर, यूरोप के सभी लोग जो हैं मिडिल क्लास वाले एजुकेटेड वो रिवोल्ट कर देते हैं। अलग अलग कंट्री का यहाँ पे एग्जांपल है। इन 1848 एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली वाज वोटेड इन फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट एक सिटी है जर्मन के अंदर, जर्मनी में है ये। तो वहाँ पर नेशनल असेंबली की वोटिंग हो रही थी 1848 में। इसमें क्या इशू था द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट टू वुमेन बिकम ए कंट्रोवर्शियल वन। उस टाइम पे क्या हुआ करता, वुमेन को वोटिंग राइट नहीं था। ठीक है, पूरे यूरोप में कहीं भी किसी भी कंट्री में वुमेन्स के लिए इक्वल राइट नहीं थे, पॉलिटिकल राइट जो है नहीं थी, वोटिंग राइट बिल्कुल नहीं था। तो ध्यान देना यहाँ पर, इसी इश्यू को लेकर जर्मन की नेशनल असेंबली में वोटिंग हो रही थी और कंट्रोवर्शियल ये एक सिस्टम था। ठीक है, उसमें क्या हुआ, कंजर्वेटिव फोर्सेस, एक वहाँ पे वो है सोसाइटी है, आइडिया जिसका है वो है कंजर्वेटिव फोर्सेस वर एबल टू स्प्रेस लिबरल मूवमेंट इन 1848 बट कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर। देखिए, एक होता है लिबरलिज्म, ये रहा लिबरल, एक होता है कंजर्वेटिव। दो अलग अलग अपोजिशन वाले जो है यहाँ पे मूवमेंट है। एक चाहता है कि हमारे जो पुराने ट्रेडिशन है वही बने रहे, ठीक है, वोटिंग राइट ना मिले वुमेन्स को, और एक चाहता है कि वुमेन को भी वोटिंग राइट मिले, सबको इक्वलिटी मिले। ठीक है, वो चीज़ें चाहता है। तो दोनों में क्या है, अलग अलग है। ये थोड़े से रूढ़िवादी पुराने विचारों वाले हैं, इनको कंजर्वेटिव कहते हैं। ये लिबरल है, नहीं उदार हैं, न्यू थॉट्स आइडियाज इनके पास हैं। ठीक है, तो ये है सिस्टम इनका। तो आफ्टर 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद द डेमोक्रेसी एंड रेवोल्यूशन। उस टाइम पे डेमोक्रेसी और जो रेवोल्यूशन है अलग अलग कंट्री में हो रहे हैं, तो नेशनलिज्म की फीलिंग यूरोप के अंदर मूव करेगी और बहुत आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है, आगे क्या है, इन 1848 जर्मन ट्राई टू यूनाइट इनटू ए नेशनल स्टेट। देखिए, अब फ्रांस का तो हो चुका है, यहाँ पे नया कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है और साथ में यहाँ पे किंग को हटा दिया गया है रूल से। बाद में यहाँ पे नेपोलियन आएगा फ्रांस में। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, जर्मन भी ट्राई कर रहा है अपने आप को यूनाइट करने के लिए एक नेशन स्टेट में। उसमें क्या है, जर्मन में अलग अलग स्टेट थी बहुत सारी, जैसे इंडिया में 28 स्टेट है, सबको इकट्ठा किया गया है और उनको जो है पावर शेयर कर रखी है। ऐसे ही जो है उस टाइम पे जर्मन अलग अलग स्टेट में डिवाइड था, बहुत सारी स्टेट थी। और यहाँ पे एक पर्शिया है, पर्शिया कहते हैं इसको, ये रहा। पर्शिया टुक द लीड अंडर द इट्स चांसलर। एक था ऑटो वन बिस्मार्क, ये रहा इसका नाम।
बिस्मार्क उस टाइम पे चांसलर था प्रसा का। प्रसा एक स्टेट थी जर्मन के अंदर, ठीक है। तो ऑटो वन बिस्मार्क इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये जर्मनी के यूनिफिकेशन में। तो प्रसा का चांसलर था ये, सीएम कह लो इसको। तो प्रसा एक स्टेट थी जर्मनी के अंदर। 3 वार ओवर 7 ईयर, 7 सालों में 3 वार हुए। किससे? ऑस्ट्रिया से हुए, डेनमार्क से हुए और फ्रांस से हुए। और उसमें विक्ट्री जो है प्रसा की हुई और जर्मनी जो है यूनिफाइड कर दिया गया, एक कर दिया गया। जर्मनी में बहुत सारी स्टेट मिला ली गई, फ्रांस की ओर से, डेनमार्क की ओर से, ऑस्ट्रिया की ओर से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जर्मनी का जो किंग है वो बना, या फिर प्रसा का या जर्मन एम्पायर कौन बना यहाँ पे? विलियम फर्स्ट इसका नाम था, ये बना था जर्मन एम्पायर, ठीक है। वर्साइल एक महल है, उसमें इसका जो है यहाँ पे सेरेमनी की गई। और पर्शियन किंग था पहले ये, इसको अब जर्मन एम्पायर के रूप में शपथ दिला दी गई जनवरी 1871 को। यानी जर्मनी क्या होगी, एक अलग से बहुत बड़ा एम्पायर बन गया। और जो किंग था पर्शिया का वो जर्मन एम्पायर का एम्पायर बन गया, किंग बन गया विलियम फर्स्ट। अब देखो इटली के बारे में क्या है। इटली वाज फ्रेगमेंटेड बिफोर यूनिफिकेशन, इट वाज ए पार्ट ऑफ द मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर ऑफ द नॉर्थ। देखिए ऐसे इटली में था, इटली भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड था। इसके नॉर्थ में जो है एक अलग से मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर था यहाँ पे, जिसमें अलग अलग नेशनल्स के लोग थे, ठीक है। और सेंटर में था पोप। पोप कौन होता है? रिलीजियस लीडर है क्रिश्चियन का, उसे पोप बोलते हैं। ये अभी भी इटली के वेटिकन सिटी में इसका अलग से चर्च वगैरह बहुत बड़े सिस्टम है यहाँ पे। तो सेंटर में जो है पोप का रोल था। और साउथ जो है वो था एक स्पेन के किंग थे बर्बन वंश के, उनके अंडर में था। यानी 3 अलग अलग रूल यहाँ पे चल रहे हैं। एक एम्पायर है हैब्सबर्ग वाला नॉर्थ में, सेंटर में पोप जो रिलीजियस लीडर है, ठीक है। और साथ में जो यहाँ पे साउथ के अंदर जो है एक किंग और है जो स्पेन में भी रूल करता है, बर्बन वंश का है। इटली डिवाइडेड है, उसको यूनाइट करना है। उसमें 3 मैन है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। वो कौन कौन है? 3 मैन, 3 आदमी हैं। एक है जोसेफ मैजिनी, दूसरा है यहाँ पर चीफ मिनिस्टर काबूर, तीसरा है यहाँ पर गरीबाल्डी, ठीक है। तो यहाँ पे 3 मैन हैं जो प्ले करेंगे लीडिंग रोल इन यूनिफाइंग इटली ड्यूरिंग द 1830s। ये क्या करते देखिए, ये लोग भी इटली को यूनिफाई कर देंगे और किंग बनाएंगे विक्टर एमैनुअल सेकंड को। इन 1861 एमैनुअल सेकंड वाज प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। देखो इटली के बारे में पहले पढ़ चुके हम। एक यंग इटली के नाम से मैजिनी ने ग्रुप बना था, सीक्रेट ग्रुप था वो, इटली को जो है यूनिफाई करने के लिए बनाया गया था। तो इन तीनों का रोल इंपॉर्टेंट था और ये किंग बना, एम्पायर बना यूनाइटेड इटली का। आगे है इन ब्रिटेन। ब्रिटेन का एग्जाम्पल दे रखा है। इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट वाज नॉट रिजल्ट ऑफ सडन अपहिल बट वाज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ड्राउन आउट प्रोसेस। देखिए ब्रिटेन को यूनाइट करने के लिए बड़ा लंबे दूर तक यहाँ पे प्लान चला और प्रोसेस हुई। प्रोसेस ये थी कि 1707 में क्या हुआ, एक्ट ऑफ यूनियन बनाया गया। इसमें क्या था, यूनाइटेड स्कॉटलैंड ग्रेटर जो है, देखिए ब्रिटेन जो है वो यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, इसको यूके कहते हैं या फिर इसको ग्रेट ब्रिटेन भी कहते हैं। वो कैसे फॉर्म हुआ, वो 1707 में हुआ था फॉर्मेशन उसकी, और उसमें स्कॉटलैंड और इंग्लैंड शामिल थे, ठीक है। स्कॉटलैंड एक कंट्री इंग्लैंड के पास में है, इंग्लैंड हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, और एक है आयरलैंड। 3 यहाँ पर ये लैंड है। इंग्लैंड में इंग्लिश लोग रहते हैं, स्कॉटलैंड में स्कॉटिश रहते हैं, और आयरलैंड में आयरिश लोग रहते हैं। 3 अलग अलग कम्युनिटी यहाँ पे रहा करती। इन तीनों को इकट्ठे यहाँ पर बनाया गया, लेकिन जो 2 कंट्रीज हैं इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, ये दोनों मिलके यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं। लेकिन जो 3rd है आयरलैंड, उसको भी यहाँ पे फोर्सफुली यानी कि मजबूर कर दिया गया इंग्लैंड में या फिर यूके में शामिल होने के लिए 1801 में। तो ब्रिटिश नेशन ऐसे फॉर्म किया गया था, ठीक है। तो यानी ब्रिटेन में क्या है, 3 है, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, ठीक है। चलिए इटली, जर्मनी, ब्रिटेन का यहाँ पे हो गया है यूनिफिकेशन। ये यूनाइट हो चुके हैं, इसमें नेशनलिज्म की फीलिंग आ चुकी है। जो कल्चर था वो अलग अलग उसको एक कर दिया गया। तो यहाँ पर यूनिफॉर्मेशन किया गया हर चीज़ का, लैंग्वेज का, कल्चर का, एजुकेशन का, हिस्ट्री का, और साथ में जो है वहाँ पे जो अलग अलग मेजरमेंट और वेट के सिस्टम है उनको भी यूनिफिकेशन किया गया।
एक और यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, वो आते हैं विजुअलाइजेशन करना। विजुअलाइजेशन क्या होता है कि किसी भी चीज का पर्सनिफिकेशन करना, यानी कि उसका मानव रूप में चित्रण करना। चित्र बनाएंगे, जैसे भारत को एक माता के रूप में दर्शाते हैं। आपने देखी होगी भारत माता की तस्वीर बनी थी जब नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुए थे इंडिया में, फ्रीडम स्ट्रगल के। उस टाइम जो है भारत माता की तस्वीरें बनाई गई थी, यानी भारत को एक माता के रूप में प्रस्तुत किया गया, मदर इंडिया कहा गया इसको, ठीक है। ऐसे ही जर्मन में एक जर्मेनिया बनाई गई थी, एक पिक्चर, लेडी है वो, यानी वुमेन के रूप में दिखाया गया है जर्मन कंट्री को, जर्मन नेशन को, जर्मेनिया उसका नाम रखा गया। फ्रांस में जो है वो मरियाने बनाई गई थी, ऐसे ही फ्रेंच नेशन के लिए। तो इसको बोलते हैं पर्सनिफिकेशन या फिर विजुअलाइजेशन ऑफ द नेशन। तो इसमें क्या है, देखिए जो आर्टिस्ट हैं, पेंट करते हैं या फिर पेंटिंग बनाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी पोइट्री लिखते हैं, हिस्टोरियन हैं, उनके पास आइडियाज होते हैं अलग अलग, तो वो ऐसा करते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया, पीपल एंड आर्टिस्ट इन 18th 19th सेंचुरी पर्सनिफाइड ए नेशन, एक नेशन को पर्सन के रूप में जो है, आदमी के रूप में या वुमेन के रूप में जो उन्होंने सबके सामने पेश किया था। फ्रांस में मरियाने बिकेम एलेगोरी ऑफ द फ्रेंच नेशन व्हाइल द जर्मेनिया बिकेम द एलेगोरी ऑफ ए जर्मन नेशन। देखिए ध्यान से सुनिए इस चीज को, ये दो वर्ड हैं जो आपके क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, अब की बार भी आ चुके हैं। हु वाज जर्मेनिया, जर्मेनिया कौन थी, जर्मेनिया बिकम द एलेगोरी ऑफ द नेशन जर्मन, जर्मन नेशन के को वुमेन के रूप में दिखाया गया है पिक्चर्स में, पेंटिंग्स में, उसको जर्मेनिया कहा गया है, ठीक है। ऐसे ही मरियाना को बनाया गया है फ्रांस के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, पर्सनिफाइड है एक नेशन का। बाय द 1870s नेशनलिज्म no longer retain its idealistic republic democratic sentiment but became a narrow creed with limit end। देखिए यहाँ पर जो है 87 तक क्या हुआ, नेशनल तो आ गया यूरोप के अंदर, लेकिन वो जो है उसके जो आइडियाज थे ना लिबरल डेमोक्रेटिक, वो नहीं रहे, बल्कि वो एक नैरो माइंडेड हो गया, या फिर जो है अपने आइडियाज के खिलाफ काम करने लग गया था, ठीक है। जो उसके आइडियाज थे उन पर काम नहीं किया उन्होंने। The major European power manipulated the nationalist aspiration of the subject people of Europe to further their own imperialist aim। जो यूरोपियन पावर थी अलग अलग बड़ी बड़ी, उन्होंने क्या किया, अपनी खुद की पावर को आगे बढ़ाने के लिए जो है यूरोप में, यूरोप के जो है पब्लिक की अच्छे जो वहाँ पर फीलिंग थी, एस्पिरेशन थी, उनको पूरा नहीं कर पाए, बल्कि अपने अपनी रेस में लग गए कि किस पे ऑक्युपाइड किया जाए, इस तरह से, ठीक है। People everywhere developed their own specified variety of nationalism। पीपल्स ने भी अलग अलग जो है नेशनलिज्म की अपने अपने जो है परिभाषाएं जो है वैरायटी में डेवलप कर ली थी। द आइडिया दैट सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू नेशनल स्टेट कम टू बी एक्सेप्टेड एज नेचुरल एंड यूनिवर्स। जो नेशनलिज्म है उसको या फिर नेशन स्टेट को एक्सेप्ट किया गया था, जैसे कि यूनिवर्सल और नेचुरल आइडियाज़ को एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है, इस तरह से। आगे देखिए एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट यहाँ पर चैप्टर फर्स्ट के, वो ये हैं। फर्स्ट है राइट ए नोट ऑन, यहाँ पे 4 5 ABCDE लिखा हुआ है, अलग अलग है। ए में लिख रखे हैं जोसेफ मैजिनी, सेकंड में है काबूर, थर्ड में है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, हम तीनों ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हुई थी, उसमें भी हम डिस्कस कर चुके हैं। द रोल ऑफ वुमेन इन नेशनलिस्ट स्ट्रगल, वुमेन का क्या रोल था इस स्ट्रगल में, वो भी हम यहाँ पे ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी के, तो आपने इन पे क्वेश्चन पे नोट ये बना लो, अपने यहाँ से लिख लो, बहुत ही ईजी है और इम्पोर्टेंट है, यहीं से इसको उठा के लिख लेना। जोसेफ मैजिनी कौन था, ही वॉज एन इटालियन रेवोल्यूशनरी हु प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोमोटिंग द आइडिया ऑफ यूनिफाइड इटालियन स्टेट। इटली को यूनिफाई करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था किसने, मैजिनी ने। उसने क्या किया था, ही बिलीव्ड दैट नेशन वर नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड, नेचुरल यूनिट रहती है मैनकाइंड की। और इटली को क्या किया उसने, जो डिवाइड थी अलग अलग स्टेट में, छोटी में इस्तेमाल में, हैड टू बी फ्रॉग्ड इनटू ए सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक में कन्वर्ट कर दिया मैजिनी ने, ठीक है। तो ये इसके बारे में यहाँ पे है, इसने यंग इटली, यंग यूरोप के नाम से अपनी जो है सीक्रेट सोसाइटीज बनाई थी। और
काबूर कौन था यहाँ पे, काबूर के बारे में भी दे रखा है। काबूर हमने पढ़ा, जो है काबूर सीएम था, जो 7 स्टेट थी इटली के अंदर अलग अलग, उसमें एक थी सर्डानिया पिएडमोंट, ठीक है। तो रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसली हाउस। व्हेन द रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग 31 to 48 फेल्ड टू यूनाइट इटली, इटली को फेल रहा यूनाइट करने में जो मूवमेंट, उसके बाद जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टैप द यूनिफाइड इटली फेल अपॉन हिज इटालियन स्टेट किंग विक्टर एनिमल एंड हिज कावर चीफ मिनिस्टर था, ठीक है। ये देखो रहा कावर था, कावर वाज चीफ मिनिस्टर ऑफ इटली, ठीक है, और किंग था विक्टर एमानुएल सेकंड। तो इन दोनों ने मिलकर जो है पूरा अपना जो इटली था उसको इकट्ठा करने का ट्राई किया। साथ में मैजिनी और गैरिबाल्डी भी यहाँ पे थे, ठीक है, ध्यान देना चीज को। आगे है ये ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीक किसका पार्ट था, पहले ग्रीक पार्ट हुआ करता ऑटोमन एम्पायर का, ये है ऑटोमन एम्पायर। इससे अलग होने के लिए जो है अलग अलग राइटर ने अपने जो यहाँ पे पोइम वगैरह लिखी, आर्टिशियन ने यहाँ पे कुछ पेंटिंग की, तो इन सब ने जो है अपनी पुरानी हिस्ट्री है जो ग्रीक की उसको जो है प्रमोट किया और जो है पब्लिक अवेयर हुई और वो ऑटोमन से अलग हो गए बाद में, ठीक है, इंडिपेंडेंट कंट्री बन गई 1832 में। तो यहाँ पे मैजिनी, काबूर, ग्रीक वार, इनके बारे में कुछ अपने वर्ड लिखने यहाँ पे। क्वेश्चन आपके जो है 2 मार्क्स के आ सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है। आगे भी हैं थोड़े से ये रहे, ठीक है। तो ये आपने जो है अलग अलग क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, इनको आप यहाँ से उठा के लिख लो अपने, ठीक है। ये रहा फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में क्या हुआ था, देखिए फ्रैंकफर्ट एक जगह है जर्मनी में, उसमें पार्लियामेंट थी, उस पार्लियामेंट में कुछ डिसाइड किया जाना था, वोटिंग होनी थी, तो उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। तो इसको एक बार आप यहाँ से उठा के लिख सकते हो। इसमें एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, इट वॉज एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट क्या था, पूरी जर्मनी की नेशनल असेंबली थी, फॉर्म की गई थी ये मिडिल क्लास के द्वारा, जिसमें प्रोफेशनल थे, बिजनेसमैन थे और कुछ अच्छे आर्टिशियन भी थे, ठीक है। अलग अलग डिफरेंट रीजन के थे वो, लेकिन जो है इन्होंने कन्वेंट किया 48 को, चर्च जो है सेंट पॉल की फ्रैंकफर्ट में है, वहाँ पर इकट्ठे हुए सभी लोग असेंबली की और ड्राफ्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन कुछ लोग जो है नाराज थे, ठीक है, तो वहाँ जो है अपोज किया गया मिलिट्री के द्वारा और ये जो है फेल हो गई थी इस टाइम पे पार्लियामेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें वुमेन रोल है, रोल ऑफ वुमेन इन नेशनल स्ट्रगल। वुमेन ने क्या रोल था, आपने देखा होगा पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन में इन्होंने स्ट्रगल किया, लेकिन इनको पॉलिटिकल राइट नहीं दिए गए, वोटिंग राइट नहीं दिए गए। बाद में इनको पॉलिटिकल राइट के लिए फिर से स्ट्रगल करना पड़ा और फाइनली जो है 1946 में फ्रांस में इनको पॉलिटिकल राइट दिए गए थे। ये बातें अपने यहाँ पे नोट करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दे रखा है, व्हाट स्टेप डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन टेक ए क्रिएट सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। फ्रेंच पीपल की एक कलेक्टिव आइडेंटिटी बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए क्या उन्होंने स्टेप उठाए थे फ्रेंच ने। देखिए, इन्होंने कहा था कि फ्रांस एक कल्चर का होना चाहिए, इसमें एक लैंग्वेज, एक कल्चर, एक कलर, एक फ्लैग होना चाहिए। तो फ्लैग यहाँ पे बनाया गया, फ्रेंच फ्लैग जो है पहले रॉयल फ्लैग हुआ करता, फिर बाद में उन्होंने ट्राई कलर फ्रेंच फ्लैग बनाया, रिप्लेस कर दिया उसको किंग वाले को। और जो वहाँ पे पहले सिटीजन्स बोला गया सभी को, और जो कंट्री है उसको फादरलैंड बोला गया। फादरलैंड माने कि अपने पितृभूमि, ठीक है, जैसे हम भारत माता बोलते हैं, पितृभूमि बोल रहे हैं, फादरलैंड। सिटीजन को यहाँ पे जो है पब्लिक को सिटीजन कहा गया। तो यहाँ पर जो है कुछ नेशनल असेंबली यहाँ बनाई गई, जनरल स्टेट थी पहले, उसको नेशनल असेंबली नाम दिया गया। तो जो है नेशनल लैंग्वेज फ्रेंच को एक्सेप्ट किया गया। तो बहुत सारे यहाँ पे सिंबल एक्सेप्ट किए गए और पूरी नेशन के यूनिफॉर्म लॉज यहाँ पे बनाए गए थे। ये स्टेप उठाए इन्होंने, कलेक्टिव आइडेंटिटी बन गई इनकी कि एक आइडेंटिटी है पूरे फ्रेंच की लोगों की, पीपल की। व्हाट वर मैरिन और जर्मनिया, जर्मनिया के बारे में बता चुके हैं, वो एक पर्सनिफिकेशन था जर्मन कंट्री का, वुमेन के रूप में पिक्चर की गई थी उसको, जैसे भारत माता वैसे ही जर्मन की माता, जर्मन कंट्री को जर्मनिया कहा गया, ठीक है। जर्मन यूनिफिकेशन कैसे हुआ, उसमें बिस्मार्क ने अहम रोल यहाँ पे अदा किया था, हम डिस्कस कर चुके हैं ये बातें। और ये है नेपोलियन ने वहाँ पे क्या चेंज किए थे अपने, जब एडमिन उसने रूल किया यहाँ पे टेरिटरी ऑफ फ्रांस में, इसको भी डिस्कस किया था हमने। तो उसने सिविल कोड ऑफ
एक सिविल कोड बनाया, रूल बनाए थे अपने, उसको सिविल कोड कहते हैं या फिर सिविल कोड ऑफ नेपोलियन कोड भी कहते हैं इसको, 1804 में बनाए गए थे। उसमें जो है जो बर्थ बेस पर प्रिविलेज मिला करते, छूट मिला करती ना, टैक्स वगैरह में छूट थी, उन सबको बैन कर दिया कि सभी इक्वल हैं बिफोर लॉ। ये उसने रूल दिया कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, और सबके राइट टू प्रॉपर्टी के रूल को भी उसने एक्सेप्ट किया। ठीक है, हालांकि वुमेन्स को पॉलिटिकल राइट नहीं दिए, लेकिन बहुत सारे सिस्टम इसने चेंज किया था, फ्यूडल सिस्टम खत्म कर दिया था। ठीक है, पीजेंट के लिए अच्छा कर दिया यहाँ पे, तो बहुत कुछ सिस्टम यहाँ पे ठीक कर दिया नेपोलियन का। ये लॉ थे, इसको नेपोलियन कोड कहते हैं। तो ये कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, आप इनको अच्छे से कर लो एक बार और नोट कर लो अपने नोटबुक में, रिवाइज करते रहना, इम्पोर्टेंट है। 10th के बोर्ड एग्जाम में इन्हीं में से बहुत कुछ आ जाएगा। थैंक यू, सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो आप लोग। ओके, थैंक यू।